वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, यानी 2024 में जो छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे पॉलिटिकल साइंस की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और उनके प्रश्न पत्र में यही प्रश्न आएंगे। तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका मॉडल पेपर होगा। परीक्षा के अंत समय में आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देख करके जाएंगे तो आप में अगर ये प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। और लगभग यही प्रश्न आएंगे, और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा, लगभग 4-5 मॉडल पेपर दे दूंगा और वही आप देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों के दृष्टि से इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि खास करके जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर को पढ़ते हैं तो इससे आपकी जो फैक्चुअल नॉलेज होती है, यानी कि जो तथ्यात्मक जानकारी होती है, वो विधिवत तरीके से हो जाती है, अच्छी तैयारी हो जाती है। और जो लिखित वाले छात्र छात्राएं होती हैं उनके लिए तथ्यात्मक जानकारी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब बीच बीच में आप तथ्यों का प्रयोग करते हैं, जो चीज़ें थोड़ी बहुत अगर जानकारी होगी तभी आप बना पाएंगे किसी मुद्दे को। तो इसीलिए सबसे पहले ही मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ ताकि आप लोग सबसे पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी जानें कि आखिरकार एग्जैक्ट जो घटनाएं हुई हैं वो कब कब हुई हैं, कैसे कैसे हुई हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया आपको पढ़ना होता है, खास करके जब आप पॉलिटिकल साइंस के बीए थर्ड सेमेस्टर में होते हैं। आप लोग बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं तो आपको क्या पढ़ना है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में आपको जानना है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया बीए थर्ड सेमेस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को इसमें हमने रखा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम चर्चा करते हैं इन प्रश्नों के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश कौन सा है? बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश कौन सा है भैया? तो देश कौन सा है? अमेरिका देश जो है वो पहला और प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का ही संविधान है, यानी भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये सब प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और वह अनुसूचियाँ, मतलब कि और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ आप बता सकते हैं इस समय वर्तमान में हैं। हालांकि आपको मैं बताऊं कि 4 अनुसूचियाँ जब संविधान बना था तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थीं। 4 अनुसूचियों में वृद्धि हुई है, ठीक है। 2 भागों में बढ़ोतरी हुई है, एक भाग बढ़ा था और यानी 25 भाग हुए थे, अब 24 भाग हैं वर्तमान में। 495 अनुच्छेद मतलब 100 से अधिक बार अभी तक संशोधन हो चुके हैं संविधान में। और आप देखते हैं 100 प्लस संविधान संशोधन हुए हैं और 450 अनुच्छेद अब लगभग हो चुके हैं या उससे अधिक संविधान अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन मूल प्रति जो है, यानी कि जैसे 1, 2 जो एक प्रकार से गिनती में लिखी है चीज़ें, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। बस जैसे एक में कोई संविधान मतलब किसी अनुच्छेद, मान लेते हैं अनुच्छेद 15 में कोई परिवर्तन किया गया तो अनुच्छेद 15 का 1 शामिल कर दिया गया, या अनुच्छेद 19 में शामिल किया गया। अब 19 में देखेंगे, अनुच्छेद में 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, मानी बोलने की स्वतंत्रता, 19A B C D करके बहुत सारा आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मूल प्रति अगर आप देखेंगे तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग हुआ करते थे। अब वर्तमान में 450 अनुच्छेद लगभग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी, 4 अनुसूचियों की वृद्धि हुई, अब 24 भाग हैं। 3 भागों की बढ़ोतरी हुई थी जिनमें से फिर एक घट गया, तो अब 2 भागों की बढ़ोतरी, यानी कि 22 भाग पहले थे तो अब 24 भाग इस समय वर्तमान में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बताएंगे 24 भागों में इस समय बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले 22 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संघ, मतलब केंद्र, राज्य और दोनों से संबंधित सूची निहित है? आपको तो एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है दोनों, यानी समवर्ती सूची इसको आप कहते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूचियां जो हैं वो किस अनुसूची में शामिल जो हैं ये केंद्र सूची, राज्य सूची और अनुसूची मतलब कि जो है जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ये कुछ विषय होते हैं जो कि राज्य सूची में है, उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। कुछ ऐसे विषय जो कि जो है केंद्र सूची में है, उस पर केवल केंद्र ही सरकार कानून बनाती है। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बनाती है, जैसे विद्यालय शिक्षा ये सब होते हैं, इस पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन जब एक प्रकार से किसी एक ही मुद्दे पर
दो सरकारों ने कानून बना दिया, जैसे कि मान लेते हैं राज्य सरकार ने उस पर कानून बनाया हुआ है पहले से और केंद्र सरकार ने दोबारा से उस पर कानून बना दिया, तो मान्य किसका होगा? मान्य हमेशा केंद्र का ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में या 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस राज्य का अपना पृथक संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान, अलग संविधान था इससे पहले तक। अब जो है इसका प्रावधान 370 जब खत्म हुआ है तब से जो है मंद पड़ा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को कहा है, बताएं। केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को कहा है, क्या कहा है उन्होंने अल्पसंख्यीय या अर्धसंघीय कहा है केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन से अनुच्छेद केंद्रों में संसदीय व्यवस्था के संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं? संसदीय व्यवस्था का केंद्र में उपबंध कौन करते हैं? अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आपको बता दूं ये सब जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और भारत में ये सारे प्रश्न कि अर्धसंघात्मक व्यवस्था जो है भारत की, ठीक है, उस यानी चैप्टर का नाम या यूनिट का नाम ही है आपके अर्धसंघात्मक व्यवस्था, तो वहीं से ये सब प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है, किसने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है? संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कौन बोलते हैं भाई? तो आइवर जेनिंग्स जो हैं उन्होंने कहा है संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अंतिम या मानना जो है अनिवार्य बना दिया गया? मानना, ठीक है, 2 बार यहाँ पर ना कर लीजिएगा। बताएं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन जब हुआ। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था भाई? 1900 कब हुआ था? 1900 कब हुआ था ये बताएं? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था या एक प्रकार से कुछ में हुआ था, और ये 1978 में, हाँ 1976 में ये हुआ था और 1978 में ये हुआ था। ठीक है, और इन्हीं दोनों संविधान संशोधनों के द्वारा क्या किया गया? जो है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बता दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अनुच्छेद 32 को 42वें अनुच्छेद संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कि लघु संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ब्रिटेन में राज्य का मुखिया कौन होता है? तो ब्रिटेन का मुखिया राज्य में जो होता है और वो एक प्रकार से जो राजा होते हैं खास करके अनुवांशिक होते हैं, अनुवांशिक समझते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। ब्रिटेन में जैसे कि अगर उनके पिताजी राष्ट्रपति थे तो उनके फिर पुत्र जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे, फिर उनके पुत्र होंगे, इस प्रकार से अनुवांशिक ही चलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किस देश की कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट नामक एक अनोखी व्यवस्था है? तो छाया कैबिनेट जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन के संविधान में है। कहाँ के संविधान में? ब्रिटेन के संविधान में। ब्रिटेन कि इंग्लैंड वाला। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है, देखिए इससे पहले जो है जियोग्राफी का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, कल जियोग्राफी का आप लोगों ने समझा था और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का समझ रहे हैं। इसके नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन हम लोग सोशियोलॉजी का समझ सकते हैं, फिर होम साइंस का समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इकोनॉमिक्स का बताएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। चैप्टर वाइज वीडियोज़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं और जल्दी वीडियोज़ और भी मिलेंगे आपको। तो ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल राज्य में संसदीय क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल राज्य में संसदीय क्षेत्र है कितना है भाई? बताएं, 42, 45, 44 या 47? तो पश्चिम बंगाल राज्य में संसदीय क्षेत्र समझ रहे हैं, कि लोकसभा में पश्चिम बंगाल के कितने सांसद आते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। यानी जो है पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें हैं कितनी भैया? कितनी सीटें हैं फटाफट से आप बताएंगे, कितनी सीटें हैं फटाफट से आप बताएंगे? किसमें भाई बताइए, पश्चिम बंगाल राज्य में संसदीय क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? पश्चिम बंगाल राज्य में कितनी सीटें भैया फटाफट से आप लोग बताएंगे? तो पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? 42, 44 या 45 या 47? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल राज्य में, अच्छा ये थोड़ा सा देखेंगे, 1 मिनट, हाँ वही है, चले।
पश्चिम बंगाल राज्य में कितनी सीटें हैं बताइएगा सभी लोग। तो पश्चिम बंगाल में 42 बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी क्या रहे हैं, 42 इज़ राइट आंसर। ठीक है, अच्छा बताइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं? किस में है भाई? यूपी में है अपने। यूपी में जो है लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यानी 80 सांसद जो हैं वो लोकसभा में बैठते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, यानी 80 सीटें हैं लोकसभा में। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में कितनी हैं? गुजरात में 26 सीटें हैं। असम की बात करें तो असम से 7 सांसद जो हैं लोकसभा में बैठते हैं। पश्चिम बंगाल से तो 42 मैंने बताया ही। तो इस प्रकार से ये जो है अलग अलग राज्यों से सांसद लोग जाते हैं और लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, चुन करके। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? बताएं। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा या भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी भैया? तो चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को या फिर 26 जनवरी 1950। 25, 26 जनवरी कुछ भी मिले तो आपका वही होगा करेक्ट आंसर। 25 जनवरी या 26 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय या चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी यानी जिसको आप बीजेपी कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राष्ट्रीय जनता दल किस राज्य मतलब किस राज्य की पार्टी है? तो भारतीय जनता दल जो है वो बिहार झारखंड की पार्टी है और खास करके बिहार की पार्टी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल का जो स्थापना हुई थी वो 5 जुलाई 1997 में हुई थी। ठीक है, कब? 5 जुलाई 1997 को भारतीय जनता दल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था भैया? 26 दिसंबर 1925। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1925। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि आप ये सोच रहे हो कि सर जी कांग्रेस का नहीं बताए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो तो हुई थी 1885 से ही हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया था? तो ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको बोलते हैं, ईवीएम का ही फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया था 1982 में केरल राज्य के चुनाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईवीएम का पहली बार उपयोग कब किया गया? तो 1982 में किया गया था। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है? तो भारत के राष्ट्रपति या एक प्रकार से दो देशों या दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ या और भी बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मुद्दे जो देश लेवल के मुद्दे होते हैं उन सभी को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाता है, सुप्रीम कोर्ट ही निपटारा करता है उसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष कौन थे या कौन थी? तो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राइट टू रिकॉल से सशक्त है? राइट टू रिकॉल से कौन सशक्त है भैया? नागरिक जो हैं और राइट टू रिकॉल से सशक्त हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया? 370 और 35A के अंतर्गत इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो 370 अब तो हटा ही दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? अच्छा, नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था, लेकिन जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसी नीति मतलब योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग जो है एक प्रकार से उसकी स्थापना अगर पूछे तो 1 जनवरी 2015 को होती है और जो पहले योजना आयोग के नाम से चलता था उसी को नीति आयोग कर दिया गया। अच्छा, योजना आयोग या नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ गया है आपकी स्क्रीन पर भाई, किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? फटाफट से आप बताएंगे किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख किया गया भाई, बताएं। पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया। अनुच्छेद 40 में जो है पंचायतों के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए इन अनुच्छेदों में। ठीक है, अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था वो 2 अक्टूबर 1952 से ही प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 2 अक्टूबर अभी आ भी रहा है आपका। ठीक है,
अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, बताएं। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, तो वो आप सभी को पता होगा, राजस्थान ही है। ठीक है, राजस्थान जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य बनता है। 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया था पंचायती राज, यहाँ पर लागू हुआ था। अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया था, तो पंचायती राज अधिनियम जो है राजस्थान विधानसभा ने पारित किया था 1959 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अशोक मेहता समिति बनती है, तो बताएं अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति कब गठित की जाती है। अशोक मेहता समिति का नाम भी है। तो अशोक मेहता की अध्यक्षता में जो समिति गठित की जाती है उसका नाम है अशोक मेहता समिति। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1977 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए डॉक्टर GV.K. राव समिति कब गठित की गई। तो डॉक्टर GV राव की समिति जो गठित की गई थी वो बताएं कब की गई थी भाई। GV.K. राव की जो समिति है वो कब गठित की गई, 1985 को, 1985 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया था, या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था कब भाई, 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये पंचायती राज व्यवस्थाओं से रिलेटेड है, बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया था। संविधान में भाग 9 जो है वो जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष निश्चित किया गया। तो पंचायतों का कार्यकाल 5 साल निश्चित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि कितने वर्ष की आयु का गांव, कितने वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो सदस्य जो माना जाता है या एक प्रकार से, तो वो खास करके 18 वर्ष का व्यक्ति जो है वो ग्राम सभा नागरिक का एक प्रकार से एक वास्तविक सदस्य माना जा सकता है, जो वोट देने का अधिकारी होता है, ग्राम पंचायतों का वोट दे सकता है 18 साल से अगर ऊपर है वो। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है ग्राम प्रधान का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो ग्राम प्रधान का चुनाव जो होता है ग्राम सभा के लोगों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ग्राम प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 साल का होता है ग्राम प्रधान का कार्यकाल। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 1993 में, 1993 में। ऑप्शन नंबर इसका आप ए ही लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे ऑप्शन कुछ दिया ही नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है किसने दबाव समूहों को सरकारी संचार सूत्री कहा है। फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा सभी लोग। किसने दबाव समूहों को सरकारी संचार सूत्री कहा है। माइनर विनर, या फिर रोडी गेर, या फिर लिपमैन, या फिर हरमन फायर। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसने दबाव समूहों को सरकारी संचार सूत्री कहा है। तो रोडी गेर ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द मार्कर्स ऑफ, प्रश्न है द मार्कर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बिजनेस एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिजनेस एंड पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा रॉबर्ट कोचनिक ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हैं। दबाव समूह जो होते हैं वो प्रचार करते हैं, संगोष्ठियाँ करते हैं, लॉबिंग करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कई बार। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स पुस्तक के लेखक हैं VOK जूनियर। ठीक है, कौन पुस्तक है, VOK जूनियर इस पुस्तक के लेखक हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, ये बात ध्यान रखिएगा। एक अच्छा, दबाव समूहों को प्रभावक गुट किसने कहा। तो एलन वॉल ने दबाव समूहों को प्रभावक गुट कहा है। द गवर्नमेंटल प्रोसेस एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है। तो इसको टूमैन महोदय ने लिखा है। ठीक है, DB टूमैन जो है उन्होंने द गवर्नमेंटल प्रोसेस नामक पुस्तक को लिखा है, ट्रूमैन। ठीक है, DB ट्रूमैन ने लिखा। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बताइएगा सभी लोग प्रश्न कौन सा है भाई। अगला प्रश्न है
उपद्रव और प्रदर्शन निम्न में से किसके उदाहरण है, बताएं। उपद्रव और प्रदर्शन निम्न में से किसके उदाहरण है भैया, बताएं। तो अप्रतिमानित दबाव समूह के उदाहरण है क्या, उपद्रव और प्रदर्शन के द्वारा अप्रतिमानित दबाव समूह जो होते हैं एक प्रकार से वो जो है सरकारी मतलब कि जो राजनीतिक दल होते हैं उन पर दबाव बनाते हैं और इसीलिए इनको दबाव समूह कहा जाता है। ये चुनाव तो लड़ते नहीं है, लेकिन जैसे कि छात्र संघ हो गया या फिर अन्य तमाम प्रकार के जातिगत और तमाम प्रकार के जो है धर्म को लेकर के तमाम सारे संगठन बने हुए हैं, ये सब दबाव समूह ही होते हैं जो कि एक प्रकार से वोट के लिए राजनीतिक दलों को एक प्रकार से झुका देते हैं अपनी तरफ और राजनीतिक दलों से काम भी करवा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है दबाव समूह राजनीति का कौन सा प्रतिरूप शक्ति के विस्तारण और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर बल देता है, बताएं। कौन देता है, तो बहुलवाद जो है ये दबाव समूह का एक प्रकार से एक प्रतिरूप है जो शक्ति के विस्तारण और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर बल देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है, बताएं। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है भाई, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ये सब एक संवैधानिक निकाय ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी या फिर ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए दिया है यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया है इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं निर्वाचन आयोग को, बिल्कुल ठीक बात है। और एक अस्थायी स्वतंत्र निकाय भी है, ये दोनों बातें सही हैं। क्या पूछा गया कि सही नहीं है। प्रश्न अगला है, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव से संबंधित उपबंध किए गए नहीं, ये गलत बात है। अगला यह एक अखिल भारतीय संस्था भी है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर, मतलब कि ये तीन तो निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन है, जबकि जो सी ऑप्शन में दिया है यही गलत कथन है। तो गलत ही पूछा गया कि गलत आपको चुनना है, कौन सा सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है वही सही नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं। निर्वाचन आयोग में मुख्य रूप से 3 पदाधिकारी होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भैया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अधिकतर पदों की जो नियुक्ति होती, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति या सुप्रीम कोर्ट के जो एक प्रकार से जो मतलब कि जो प्रमुख जज होते हैं या मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी, या प्रधानमंत्री का निर्वाचन कौन करता है, प्रधानमंत्री का एक प्रकार से वो कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति ही करता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है देश का पहला नागरिक होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस समय कौन राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के आधार पर आप हटा सकते हो, मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर आप हटा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है। बताओ, प्रेशर ग्रुप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। प्रेशर ग्रुप इन इंडिया पुस्तक के लेखक है माइनर बीनर, ठीक है। माइनर बीनर महोदय के द्वारा पुस्तक लिखी गई, बड़ी फेमस पुस्तक है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यहाँ सबसे प्रश्न आते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा आता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे कब हुई थी। 1906 में हुई थी। और भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए कब, 1998 में लगाया गया था। भारत सोवियत संधि मतलब कि शांति, मैत्री और सहयोग संधि जो हुई थी 1971 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न आपकी परीक्षा में सब पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कि संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य के द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। ये एक कथन है, ये कथन किसका है, जेलेनिक का, अरस्तू का, डाइसी का या फिर हरमन फाइनर का। तो संविधान उस पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य के द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है, ये कहा था जेलिनेक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो, जेलिनेक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, विकसित संविधान में निम्नांकित में से किसका मुख्य योगदान होता है, बताएं। विकसित संविधान में निम्नलिखित में से किसका योगदान होता है भैया, विधियों का, व्यवहार के नियमों का, प्रथाओं का या फिर ऐतिहासिक नियमों का। तो अब विकसित संविधान में, ठीक है, विकसित संविधान में जो होता है वो योगदान होता है किसका, प्रथाओं का योगदान होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, किसका कथन है? तो इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, इसको कहा था टोक्या बेली टॉमस पेन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ जगहों पर आपको लॉर्ड ब्राइस भी मिलेगा इसका ऑप्शन, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है और लॉर्ड ब्राइस भी, लेकिन लॉर्ड ब्राइस आप गूगल वगैरह करेंगे तो लॉर्ड ब्राइस आपको मिलेगा। लेकिन आप देखिएगा बड़े बड़े बुकों में आपको यहाँ पर टोक्या वेली टॉमस पेन ही ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से डी ही लगा दीजिएगा, टोक्या वेली टॉमस पेन, क्योंकि गूगल के आंसर कुछ गलत होते हैं तो उसमें भ्रम हो जाता है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मतलब लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताएं। फटाफट से आप बताएंगे लिखित संविधान का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। तो भारत का संविधान जो है, अच्छा लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पूछा जा रहा है, तो वो अमेरिका का संविधान आप बताएंगे। सबसे बड़ा संविधान की अगर बात करेगा तो भारत का संविधान आप बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा किस देश का संविधान लचीला और कठोर दोनों है? तो भारत का संविधान जो है लचीला भी है और कठोर भी है। लेकिन अगर बात की जाए लचीले संविधान का दोष क्या है? लचीले संविधान का दोष ये है कि परिवर्तनशीलता, इसमें परिवर्तन बहुत करने पड़ते हैं। जैसे संविधान संशोधन की अगर बात की बहुत जल्दी हो जाते हैं। भारतीय संविधान में लगभग 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो एक प्रकार से जो ये संविधान होता है आपका लचीला वाला संविधान, ये इसमें बहुत जल्दी संशोधन किया जा सकता है। कठोर संविधानों में संशोधन बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद हो पाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती जो है अनुच्छेदों मतलब किसी भी संशोधन को करने के लिए। लेकिन भारत में क्या है, भारत में कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर बहुत जल्दी संशोधन हो जाते हैं और कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर संशोधन करने के लिए अगर बात करूँ तो संशोधन का नाम मतलब संशोधन हो ही नहीं सकता उस पर। मतलब कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर संशोधन करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो कठोर और लचीला का तात्पर्य ये होता है कि कठोर मतलब कि जिसमें मतलब संशोधन बहुत ही मुश्किल से होता है, और लचीला का मतलब होता है जिसमें संशोधन बहुत जल्दी हो जाता है। क्लियर? आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के संविधान में क्रांति की स्थापना अधिक होती है? लचीला संविधान, विकसित संविधान, आलिखित संविधान या फिर कठोर संविधान? फटाफट से आप बताएंगे किस प्रकार के संविधान में क्रांति की संभावना अधिक होती है? तो कठोर संविधान में क्रांति की संभावना अधिक होती है क्योंकि इसमें परिवर्तन जल्दी नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है, बताएं। भारतीय संविधान है, फटाफट से बताएंगे भारतीय संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की भैया? भारत में बहुदलीय व्यवस्था, कई दल हैं भारत में, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, ठीक है, सपा है, और भी मायावती की पार्टी, मायावती जी की कौन सी पार्टी है वो क्या बोलती है, बहुजन समाज पार्टी हो गई, और जो है और भी तमाम सारी पार्टियां अलग अलग राज्यों की अलग अलग पार्टियां हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? बताएं तो किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? भारत में जो है महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी है बहुत, मतलब इनमें स्वीडन और नॉर्वे फिनलैंड में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन भारत में उतनी ज़्यादा नहीं जितनी इन देशों में। तो इसीलिए यहाँ पर इन देशों से भारत थोड़ा सा पीछे है इन मामलों में। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से है? बताएं। 0.05 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज माना जाता है? तो भारतीय समाज एक पितृ प्रधान समाज माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? लैंगिक विभाजन से अभिप्राय है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में विभाजन या पुरुषों और महिलाओं के हिसाब से बंटवारा किया जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? बताएं। तो अधिकतम आयु क्या है भाई? बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु जो है वो कितनी है? वो अधिकतम आयु है भैया 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 साल। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है भाई? कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था? तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण जो किया था वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या सबसे पहले किस वर्ष हुई थी सर्वप्रथम? तो 1872 ईस्वी में भारत में सबसे पहले जनसंख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो थी वो उत्तर प्रदेश में थी। यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक थी, लगभग 19 करोड़ के आसपास। अब तो 21 करोड़ से भी बढ़ चुकी है।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व जो है भारत से भी अधिक है? तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, तो एक प्रकार से बांग्लादेश का घनत्व जो जनसंख्या घनत्व वो भारत से भी ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे सभी लोग, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? तो भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम जो प्रारंभ किया था वो 1952 से प्रारंभ किया, 1952 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, शिशु सुरक्षा के संगठन है, बताएं शिशु सुरक्षा के संगठन क्या है भाई? देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी शिशु सुरक्षा के संगठन है एक, यूनिसेफ भी एक संगठन है जो कि शिशु सुरक्षा से रिलेटेड है, और कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट भी एक प्रकार से शिशु सुरक्षा संगठन का ही एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ये सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? बताएं यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? बताएं। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क, वहीं पर यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? बताएं। 18, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 18 ही होगा। 18 वर्ष के उम्र के बच्चों के खिलाफ, मतलब 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, अगर आप जो है उससे 18 से ऊपर करके उम्र मतलब कि आप करते हैं 18 से ऊपर होकर के, तो वो एक प्रकार से अपराध होता है। तो 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय दंड संहिता में जो है 511 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पहले की धाराएं हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब वर्तमान में कुछ बदलने वाला है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसमें 300 कुछ धाराएं होंगी अब। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनसीआरबी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक लगा दी गई कब? 1829, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं। 1829 में ही सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। कब? 1829 ईस्वी में सबसे पहले, ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। 4 दिसंबर 1829 में कानून बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून पास हुआ, बताएं। तो विधवा विवाह की अनुमति का जो कानून है वो कब पास हुआ भाई? 1856 ईस्वी में पास हुआ था कि विधवाएं जो हैं वो दोबारा से विवाह कर सकती हैं। 16 जुलाई 1856 में कानून बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो पारित किया गया 1929 में पारित किया गया था, ये 28 सितंबर को। ऑप्शन नंबर इसका 1929 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये देखिए, बी ऑप्शन में दिया 1929, करेक्ट आंसर बी आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडल का गठन कब और कहाँ हुआ था? बताएं। परमहंस मंडल का गठन कब और कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 1840 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न अगला है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था राधेराम सकपाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो किसे आवश्यक मानता है भाई? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है, प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका निकलती थी, भीमराव अम्बेडकर की है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर भाई? दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सभ्य समाज की स्थापना, मतलब सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न अगला है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर गए थे? तो वो गए थे न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन प्रश्नों को मैंने रखा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
चलिए बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, भारत का विभाजन कब हुआ? बताएं, भारत का विभाजन हुआ था कब? जुलाई 1905 ईस्वी में, सॉरी बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। भारत का विभाजन तो बाद में हुआ था, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन से, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति संबंधित है किससे? बी.डी. सावरकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो किया गया था वो 9 अप्रैल 1908 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को। 1913 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसको आप 13 कर लीजिए, 1913 डी लगा देंगे। ठीक है, 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? देखिए, साक्षरता दर की अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 6 पॉइंट मतलब 64.46 है। यहाँ पर इसके नज़दीक कौन दिख रहा है? आपका ये 60 दिख रहा है तो आप लगाएंगे सी ऑप्शन। ठीक है, तो महिलाओं में साक्षरता दर जो है 64.46 है। और पुरुषों की अगर बात की जाए तो पुरुषों के लगभग क्या है 82.14। ठीक है, तो यहाँ पर 80 दिख रहा है उससे समकालीन, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, समकरीब मतलब उसके करीब। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है यही मार्ले मिंटो रिफॉर्म है या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। मार्ले उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और मिंटो जो थे वो वायसराय हुआ करते थे और इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करेगा तो 1919 लगाएंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और जो है जॉर्ज पंचम आने वाले थे तो उसी समय एक प्रकार से बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और उन्हीं के स्वागत में जो आज हम लोग जनगण मन गाते हैं वो उन्हीं के स्वागत में गाया गया था। ठीक है, और वो किसका गीत है भाई? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर का गीत, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? बताएं सभी लोग फटाफट से, शेरे पंजाब किसका उपनाम है भैया? तो शेरे पंजाब जो उपनाम है वो किसका नाम है? लाला लाजपत राय का नाम है शेरे पंजाब। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 27%, 27% आरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इसी प्रकार से और चीज़ों को जानते रहें। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई? बताओ। 9 दिसंबर 1946, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और 9 दिसंबर को अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? अभी मैं जो है परसों ही पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने चीज़ें पढ़ाई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर्वसम्मति से। उनका नाम था जो है वरिष्ठ थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो उनको बनाया जाता है। फिर 2 दिन के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से चुन करके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया जाता है और संविधान सभा के एक प्रकार से ये अंत तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय संविधान जो है किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था भैया? 26 जनवरी 1950, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसी दिन गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। तो पूर्ण रूप से बात की जा रहा है ना यहाँ पर, तो 26 जनवरी करिए यहाँ पर फटाक से 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी यहाँ पर वो गलत लिख गया, 26 जनवरी। ठीक है, सॉरी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएं कौन थे भाई?
भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे एक कहानी भी थी। भारतीय संविधान जो है जो लागू किया गया था, वैसे तो 24 नवंबर को ही या 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था सारी चीज़ें, लेकिन क्या हुआ कि 26 जनवरी की डेट जो है उसको यादगार बनाने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी के दिन मध्यरात्रि में रावी नदी के तट पर 1929 या 30 ईस्वी में जो ये थे, इनका क्या नाम था, अरे 1929 ईस्वी की बात है शायद, इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, स्वाधीनता दिवस की घोषणा करी थी। ठीक है, तो इसीलिए उसी 26 जनवरी की डेट को ध्यान में रखने के लिए जो है 26 जनवरी को संविधान लागू करवाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका लगाएंगे यहाँ पर 26 जनवरी कर लीजिएगा, डी ऑप्शन में जनवरी। ठीक है, 1950 गणतंत्रता दिवस इसी दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JL नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दल बदल विरोध कानून किस वर्ष पारित किया गया था? दल बदल विरोध कानून जो पारित किया गया था वो किस वर्ष पारित किया गया था भैया? 1985 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न है, कौन तय करता है कि दल बदल विरोधी द्वारा अयोग्यता की जाती है या नहीं की जाती है? इसको कौन सिद्ध करता है कि दल बदल जो एक प्रकार से दल बदल विरोधी द्वारा अयोग्यता सिद्ध की जाती है कि नहीं की जाती? दल बदल विरोध मतलब दल बदल ठीक है या गलत है? तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, या एक प्रकार से इन्हीं तय करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो एक प्रकार से मुख्य रूप से कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष तो आपको पता होगा, जो स्पीकर होते हैं वही होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून के लिए कौन सा संशोधन जिम्मेदार है? संशोधन जो हुआ था भारतीय संविधान में, दल बदल विरोधी कानून जो है, दल बदल विरोधी कानून बनाया कब गया था? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, किस अनुसूची से रिलेटेड है दल बदल कानून? तो 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध से विभाजन के मामले में अयोग्यता से दूर के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार थी? तो इसके लिए दिनेश गोस्वामी की समिति जिम्मेदार थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1963 में, यानी 1963 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा था कि दल बदल निरोधक जो अधिनियम बना वो किस तिथि को पारित हुआ था? तो वो पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। कब पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको CBI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, केंद्रीय जांच ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? क्रमिक मंत्रालय के क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के, या गृह मंत्रालय, या फिर रक्षा मंत्रालय? तो जो CBI है या केंद्रीय जांच ब्यूरो है, ये क्रमिक मंत्रालय के क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, और केंद्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में? राज्य की कार्यपालिका और केंद्रीय कार्यपालिका दोनों अलग अलग तो होती हैं। ठीक है, तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है, जो काम राज्य में मतलब कि देश स्तर पर या केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति का होता है, वही काम राज्य स्तर पर राज्यपाल का भी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है भैया? 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग। ओके, प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बताएं। वित्त आयोग की बात किस अनुच्छेद में की गई भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 280 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस में किया गया? अनुच्छेद 280 में किया गया। अच्छा, ये प्रश्न भी आपसे पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 360 के अंतर्गत कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके,
आगे देखिएगा, एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो आप बताएंगे 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से रिलेटेड है। ये सब प्रश्न आपसे पूछता रहता है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे भाई? हीरालाल जे कानिया थे। ओके, चले। और भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। क्लियर। तो किस आयोग के गठन का प्रावधान, मतलब कि वित्त आयोग जो होता है, इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया भारतीय संविधान के। अगला प्रश्न, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग जो पहले था उसको नीति आयोग बना दिया गया है, और इसका पदेन अध्यक्ष जो हुआ करता था वो प्रधानमंत्री ही होता था, अभी भी होता है, प्रधानमंत्री ही होता है अध्यक्ष इसका, चाहे नीति आयोग की बात की जाए चाहे योजना आयोग की बात की जाए। नीति आयोग तो अब उसका नाम दे दिया गया था 1 जनवरी 2015 से। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में प्रथम योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 से किया गया था, उसका गठन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 6 अगस्त 1952। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपकी बार भी आ सकता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि भाषा के आधार पर भारत का राज्य जो है बांटा गया था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। अच्छा, भाषा को लेकर के बड़ा पहले बवाल हुआ था इसको लेकर के कि भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर जो लोगों ने एक प्रकार से धरना देना प्रारंभ कर दिया, तो पहला एक प्रकार से, अच्छा इसमें आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति, वो एक प्रकार से बहुत भयंकर धरना दिए थे, और उन्हीं के कारण जो है भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन गठित हुआ था? आंध्र प्रदेश। ये डेट कौन सी थी? 1 अक्टूबर की बात है। ठीक है, यानी कि कल की बात, 1953। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है रिलेटेड किससे है? तो जो है ये रिलेटेड है पंचायती राज व्यवस्थाओं से। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया था वो पंचायती राज व्यवस्था से ही एक प्रकार से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यह कहाँ से शुरू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, वो नागौर में राजस्थान से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बताएं, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी कह रहे हैं, सुकुमार सेन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संसद के द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया है? बताएं, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक जो पारित किया गया है ये जून 2005 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध किससे भाई? तो सरकारी आयोग का संबंध जो है बताएं, केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, या लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो सूचना जो सरकारी आयोग का संबंध है ये केंद्र और राज्य के संबंधों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का जो अधिकार प्राप्त है वो चुनाव आयोग को प्राप्त है, निर्वाचन आयोग को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं की जा सकती, ना फ्रांस के राष्ट्रपति से, और ना ही श्रीलंका के राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना आप कर सकते हो ब्रिटेन के सम्राट से, क्योंकि ब्रिटेन का सम्राट जरूर अनुवांशिक होता है, ब्रिटेन का सम्राट जो होता है अनुवांशिक होता है। ठीक है, इसीलिए ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है। भारत इसीलिए गणतंत्र होता है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है, ठीक है, बाकायदा से, लेकिन सेम स्थिति होती दोनों की। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, और संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्य का प्रधान होता है, देश का प्रधान होता है, और भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होता है। ओके, और भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात करें तो संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती हैं,
और भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है वर्तमान में वो भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का कमांडर भी होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति इस समय। ठीक है, और आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए एक प्रकार से भारत का नागरिक होना जरूरी होता है। 35 वर्ष की आयु अगर आप पूरे कर चुके तो आप भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं वो रखता हो, दिवालिया पागल ना हो तो वो बन सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 35 साल का होना जरूरी होता है उसको। और खास करके राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है, न्यूनतम आयु की सीमा है कि 35 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न आपसे। अच्छा, राष्ट्रपति जो होता है आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में करता है? आपातकाल की बात 352 में करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352 में। अच्छा, मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया था भाई? तो मोरारजी देसाई के सरकार में मंडल कमीशन बैठाया गया था। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया, ये बात ध्यान रखेंगे। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो गुजरात था। क्लियर, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। एक बात मैं और आपको यहाँ पर बता दूँ, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि अगर आपने हिंदी लिया हुआ है, अगर आप में से किसी छात्राओं ने हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ है और तो हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च किया गया था शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, तो कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। उसका कोर्स का इसे देखिए, सबसे पहली बात कोर्स में आपको मिलेगा क्या? जो वीडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हमारे पास पहले से हैं जो कि प्राइवेट फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध हैं, वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और उन वीडियोज़ के जो चैप्टर वाइज, जो एक प्रकार से चैप्टर वाइज PDF नोट्स हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज PDF नोट्स वो भी आपको मिल जाएंगे। तो PDF नोट्स भी चैप्टर वाइज मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको वीडियोज़ मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, उनके भी PDF नोट्स आपको मिलेंगे। क्लियर, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी उसमें और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका जैसे मान लेते पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी। अब इसका PDF जो होगा या फिर अन्य जो PDF बनेगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो अगर आप हिंदी का कोर्स लेंगे तो उसमें आपको वो PDF भी मिलते रहेंगे समय समय पर। ठीक है, तो इससे आपको एक प्रकार से विधिवत तरीके से हमसे जुड़ने का मौका मिलेगा और आप आसानी से जुड़ जाइएगा। हमारा नंबर 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे UPI माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे जो भी आप चलाते हो आप सेंड कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों के कहने पर कोर्स लॉन्च किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। PDF नोट्स उसमें बहुत सारी हैं, आपको उसमें और भी जैसे मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का भी PDF नोट्स मिल जाएगा। को करिकुलर वाला जो कोर्स होता है सभी की आपकी जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से अगर आपको में से किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मान लेते हैं UPI माध्यम में गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलाते, तो किसी दूसरे से भी सेंड करवा करके उसका स्क्रीनशॉट आप सेंड करवा दीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगा कोर्स। ठीक है, तो अगर आप में से कोई कोर्स लेने के इच्छुक हैं तो आप कोर्स ले सकते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे बतानी थी तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको तुरंत SMS करना है, हिंदी का कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें हिंदी गद्य मैंने खूब पढ़ाया है विस्तार से शुरू से लेकर के, और लगभग अभी बहुत सारी क्लासेस हुई हैं और बहुत सारी क्लासेस अभी बाकी हैं। वो क्लासेस होंगी तो आपको लाइव क्लास भी उसमें मिल जाएगी। ठीक है, वो क्लास की लिंक आपको पहले बता दी जाएगी, भाई इस टाइम से क्लास होने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो चलिए फिर आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलें, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं जिन्हें वीटो पावर मिला हुआ है? वीटो पावर जो है एक प्रकार से 5 देशों को मिला हुआ है। आपको बता दूं भारत को मिल रहा था लेकिन भारत ने उस समय नहीं लिया था। भारत मतलब कि जो है क्या बोलते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, तो वही हुआ कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई अब वो चाइना को भेज दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए ऑफर आया था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय विश्व स्तर के नेता हुआ करते थे, तो ऑफर आया था उन्हीं के लिए अस्थायी सदस्य बनने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का। लेकिन ये जो है नहीं बने, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं बने और इन्होंने चाइना के उनको भेज दिया, तो वो लोग बन जाते हैं। और आज जब चाइना मतलब और सारे देश जो है राजी कि भारत को एक मतलब सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना लिया जाए, वीटो पावर मिल जाए, तो वो अपना वीटो पावर का प्रयोग करके जो है चाइना भारत को नहीं आने दे रहा है। क्योंकि अगर एक भी देश जो है अपने वीटो पावर का प्रयोग करके, मतलब एक भी देश अगर 5 में से नहीं चाहेंगे कि भारत शामिल हो तो फिर नहीं शामिल हो सकता भारत। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, म्यांमार में किस तरह की सरकार थी?
म्यांमार में किस तरह की सरकार थी भैया? म्यांमार में सेना का शासन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन हैं? लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, प्रजातंत्र या साम्यवादी? बताएं। तो सैनिक अथवा राजतंत्र जो है वो अलोकतांत्रिक शासन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर बिल्कुल आ रहा है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? बताएं। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने ये कथन कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, या सामाजिक असमानता, या फिर कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? उपक्रम अथवा आरंभक, या जनमत संग्रह, या लोक निर्णय, या फिर सार्वभौम वयस्क मताधिकार? बताएं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो होता है ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है। जनमत संग्रह हो जाता है, उपक्रम या आरंभक हो जाता है, लोक निर्णय भी हो जाता है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है वर्तमान में? तो वो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, भारत में क्यों नहीं? भारत में चूंकि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है? तो जीवन शैली के रूप में किसने संबोधित किया है भैया? ठीक है, बिल्कुल टी.बी. स्मिथ ने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो लोकतंत्र को जीवन की शैली के रूप में संबोधित करने वाले विद्वान कौन है भाई? वो हैं टी.बी. स्मिथ। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि जो है लोकतंत्र को मतलब अभिजनवादी व्याख्या लोकतंत्र की किसने प्रस्तुत करी है? लोकतंत्र की अभिजनवादी जो व्याख्या प्रस्तुत करी है वो शुम्पीटर ने करी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र का सिद्धांतकार जो है किसको मानते हैं, तो जे रूसो लोकतंत्र के सिद्धांतकार हैं, टाकबिले हैं, जे.एस. मिल हैं। ठीक है, बताएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता तो वो हैं रूसो, जे रूसो। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में या प्रत्यक्ष मतलब प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया? तो प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर बल दिया है जे.एस. मिल ने। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, लोकतंत्र का जो अभिजन सिद्धांत है इसके बहुत सारे लोग समर्थक हैं, जैसे शुम्पीटर, मोस्का हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो है मिचेल्स हैं, पेरेटो हैं, मैनहाइम हैं, लेसबेल हैं, सी राइट मिल्स हैं। ये सब लोग जो है ये अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक हैं लोकतंत्र के। प्रश्न आपसे पूछता रहता है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को। अच्छा, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी है? दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा जे.पी. नारायण ने प्रस्तुत करी है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत करी है? तो जे.पी. नारायण ने प्रस्तुत करी। जे.पी. नारायण अपने समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति भी हैं और एक प्रकार सरकार के विरोधी, ये कई बहुत समय तक जेल भी रहे ये। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय काल में। तो दल विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं ये। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, लॉवेल महोदय ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उससे वह विदित होता है, ज्ञात होता है कि यह उसके पास है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा मतलब दी है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा किसने दी है भाई? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा दी है बी.आर. अम्बेडकर ने इनमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक के लेखक हैं सार्टोरी महोदय। ठीक है, कौन है? सार्टोरी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? बताएं,
किसकी मान्यता यह है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? ग्रीन, J.S. मिल या टॉमस पेन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है टॉमस पेन की मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता नहीं होती, सॉरी, प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है, ये बात टॉमस पेन स्वीकार करते हैं। ठीक है, होती है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा, जाना और परखा, और विस्तार से हम लोगों ने सारी चीज़ों को बताया। लगभग 100 से अधिक संविधान में, अब 100 से अधिक जो है प्रश्नों को आप लोगों ने चर्चा करा। और इससे पहले कल वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें जियोग्राफी का नवीनतम मॉडल मैंने दिया है, ठीक है, और जिसमें पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु के बारे में हमने चर्चा करी थी। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है जियोग्राफी का मॉडल पेपर, अगर थर्ड सेमेस्टर में आप हैं, जियोग्राफी वाला मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को बताया गया है। तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराइएगा मत कि लिखित टाइप का सर जी नहीं बता रहे हैं। लिखित टाइप की वीडियोज़ जल्द ही आपके समक्ष आएंगी, और लिखित टाइप की मॉडल पेपर बहुत सारे 2023 में मैं पढ़ा रखा हूँ ऑलरेडी। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 2023 वाली, तो उसमें आपको मिल जाएंगी तमाम सारी वीडियोज़। तो अभी आप लिखित वाले उनको देखें, बाकी लिखित वालों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो अकेले हैं तो आप सभी लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि दोनों तरीके की पढ़ाई करवा दूँ विस्तार से, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से पढ़ सकें। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो जियोग्राफी का आप देख लीजिएगा, इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का जो है आपके समक्ष मॉडल पेपर आएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहे और लगातार मैं आपके साथ जुड़ता रहूँ। बहुत सारे प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझा। 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। कोई भी परीक्षा देने जाइए, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न आपके यहीं से आने वाले हैं, बात ध्यान रखिएगा। और भी मॉडल पेपर आपके समक्ष आएगा, तो वो बात ध्यान रखिएगा, तो वो भी देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपके लिए मैं हमेशा जुड़ा, मतलब कि हमेशा आपके लिए तैयारी करवाता रहता हूँ। परीक्षा के अंत समय में महासंग्राम रिवीजन क्लास भी दूंगा, तो आप सभी लोग तैयारी विधिवत तरीके से आपकी हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।